नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिवानी स्वामी है। आई एम अ पल्मोनोलॉजिस्ट एट नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर। आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं योगा डे की वजह से योगा और कोविड के बारे में। इस साल हमने बहुत ही बुरा वेव इंडिया में मोस्ट पार्ट्स ने एक्सपीरियंस किया है। बहुत ज़्यादा कोविड केसेस रहे हैं और हम सब जानते हैं कि सिर्फ कोविड से ठीक हो जाने में पूरी रिकवरी नहीं होती। बहुत सारे पेशेंट्स को कोविड के बाद भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहती है, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है जनरलाइज्ड वीकनेस, खांसी, सांस फूलना, चलने में सांस फूलना या बात करने में सांस फूलना। ये सारी प्रॉब्लम्स ये पेशेंट्स बहुत टाइम तक एक्सपीरियंस करते रहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हमारी आज की टॉक का पर्पस है कि हम बात करें इन पेशेंट्स के बारे में जो कि कोविड से रिकवर हो गए बट पोस्ट कोविड उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। लंग्स बहुत बैडली अफेक्टेड होते हैं कोविड इन्फेक्शन से और हमने देखा है और हम देख रहे हैं कि पोस्ट कोविड भी फाइब्रोसिस, खांसी, इन्फ्लेमेशन, ये सारे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये चलते रहते हैं और ये इतने ज़्यादा होते हैं कि कई पेशेंट्स डे टू डे एक्टिविटीज़ भी नहीं कर पाते और ये बहुत उनके लिए डेबिलिटेटिंग है। ज़्यादातर पेशेंट्स अब जो जूझ रहे हैं या तो वो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से जूझ रहे हैं जिनमें म्यूकोरमाइकोसिस भी एक है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा परसेंटेज उन पेशेंट्स की है जिनको या तो लंग फाइब्रोसिस हो गया है या उन्हें किसी और वजह से पोस्ट कोविड खांसी और ब्रेथलेसनेस चलते जा रही है या फिर उन्हें लंग फाइब्रोसिस हो गया है। हमारी आज के टॉक पे हम इसी टॉपिक पे फोकस करेंगे ताकि हम ये पेशेंट्स को बता सकें कि जनरलाइज्ड वीकनेस, सांस की प्रॉब्लम्स, इनसे रिकवरी के लिए ये कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, क्योंकि इस फेज़ में एक्सरसाइजेस और डाइट ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आज हमारे साथ हैं दिव्यांशी शर्मा जी, जो कि बहुत अच्छी एक योगा इंस्ट्रक्टर हैं हमारे साथ, और वो हमें ज़्यादा बताएंगी कि कौन से पोजेस कर सकते हैं हम, कौन सा योगा पेशेंट्स ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि यही कोविड पोस्ट कोविड रिकवरी की बैकबोन है। थैंक यू मैम। आज जैसे मैम ने बताया कि कोविड के बाद में होने वाले सिम्टम्स के लिए हमारी रिकवरी के लिए हम क्या करें, तो हमें कुछ डाइट प्लान करनी चाहिए और हमें योगा पोजेस करनी चाहिए। फर्स्ट, आपकी जो वीकनेस है उसकी रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको एक प्रोटीन वाली डाइट लेनी चाहिए, फ्रूट्स लेनी चाहिए और मतलब प्रॉपर आपको अपनी डाइट पे फोकस रखना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका स्टैमिना डेवलप होगा, आप में स्ट्रेंथ आएगी तो आप एक्सरसाइज कर पाएंगे। अभी सिंपली मैं आपको कुछ पोजेस बताऊंगी जो आप इजीली कर पाएँ। हम वीकली डिवाइड करेंगे हमारी पूरी एक्टिविटी को। फर्स्ट वीक में हम करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज और सिंपल पोजेस। सो जैसे दिव्यांशी जी ने बताया कि फर्स्ट वीक में हमको सिर्फ डाइट और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे ही फोकस करना है, क्योंकि ये टाइम पे हमें मैक्सिमम वीकनेस रहती है पेशेंट्स को। सो व्हेन शी सेज कि हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा खाने हैं। सो हाई प्रोटीन डाइट में आपको जैसे अंकुरित दालें होती हैं, पनीर, जो लोग अंडा या फिश खाते हैं वो सब खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना है। ऑल्सो आप अपने डॉक्टर को, अगर आपको कोई और बीमारियां हैं साथ में, तो आप खाने में क्या खा सकते हैं, क्या परहेज़ करने हैं, आप एक प्रॉपर डाइट चार्ट भी बनवा सकते हैं। और ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के अगर आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत है तो आप वो भी शुरू कर सकते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि हम प्राणायाम पे फर्स्ट वीक पे सबसे ज़्यादा फोकस प्राणायाम पे करेंगे। अब जैसे जो पेशेंट ठीक है, नॉर्मली है, जो नीचे बैठ सकते हैं, वो ऐसे आसन लगा के आप बैठ सकते हो ऐसे। अब क्या होता है कि हम अपनी बैक को, टेलबोन को स्ट्रेट करने के लिए सिंपली बैठे बैठे हम यूँ हो जाते हैं। तो आप घर में कोई भी एक ऐसा टॉवल ले लीजिएगा, उसको सिंपली हम नीचे लगाएंगे हिप्स पे, इतना एरिया लेके यहाँ बैठेंगे। सिंपली आपकी जो नी है वो नीचे की तरफ होनी चाहिए। अगर नहीं भी आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, सुखासन में बैठेंगे हम। ज्ञान मुद्रा हम लगाएंगे ऐसे, अंगूठे के पास वाली अंगुली को टच करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ टच करना है। सिंपली आप ये बैठ गए। ये सारी एक्सरसाइजेज हम जो लोग नीचे बैठ के नहीं कर सकते वो कंफर्टेबली चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। बस आप लोग इतना ख्याल रखिए कि अगर आप इनको ओपन एरिया में बैठ के करेंगे, जैसे कि बैल्कनी, छत, गार्डन वगैरह, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ट्राई करिए कि आप इनको एसी वाले कमरे में, बंद जगह में बैठ के ना करें, तो आपको इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब मैं आज से आपसे एक बात करना चाह रही हूँ। सभी आप अपने पेट पे हाथ रखिए और श्वास लेना और छोड़ना है, बस ये दो प्रक्रिया करनी है।
आप ऐसा करेंगे तो आप पता कर सकते हैं कि आपकी श्वास सीधी चल रही है या उल्टी चल रही है। एक्चुअली होता क्या है, जब हम श्वास लेते हैं तो हमारा पेट, आप सब लेके देखिए, जब हम श्वास लेते हैं तो पेट अंदर जाता है, लेकिन पेट अंदर नहीं जाना चाहिए, पेट बाहर की तरफ आना चाहिए। आप हमें सांस लेंगे और छोड़ेंगे। आपने पेट पे हाथ रखा, सांस लेते टाइम पेट बाहर, छोड़ते टाइम अंदर। रिलैक्स। ये प्रक्रिया आपको कम से कम 5 बार दोहरानी है। आप थक जाएं, जी घबराएं तो आप रुक जाइएगा। डीप ब्रीदिंग और सीधी श्वास क्रिया जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं ऐड करना चाहूँगी कि उसके बेनिफिट्स काफ़ी सारे हैं। अगर हम इसको डे टू डे लाइफ में भी केयरफुली कॉशियसली प्रैक्टिस करें तो इससे बॉडी के किसी भी ऑर्गन में अगर हमें पेन है वो कम होगा, हमारी स्लीप क्वालिटी इम्प्रूव होगी, इन्फ्लेमेशन कम होगी, कोई भी और प्रोसेसेस जो होते हैं इससे हमारा स्ट्रेस कम होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और ये इम्प्रूव करती हैं हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो को, हमारी लंग कैपेसिटी को। तो इसलिए अगर हम इसको ओनली थिंग कि अगर आप अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं तो आपको कॉशियसली करना है, ओवर एंथुजियास्टिकली ज़्यादा डीप ब्रीदिंग मत करिए। कभी कभी अपन हाइपर वेंटिलेट कर लेते हैं जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट हो जाता है, या ज़्यादा देर ब्रेथ होल्ड कर लेते हैं जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हो सकता है। तो अगर आप शुरू ही कर रहे हैं तो जैसे दिव्यांशी जी ने कहा कि बहुत ही बैलेंस तरीके से करिए ताकि आपको इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए दोनों हाथों को ऐसे खोलेंगे। सिंपली हमें सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ और पूरा पावर के साथ नीचे। ये आपको 1 या 2 बार रिपीट करना है। अगर आपको चक्कर आता है, जी घबराता है, आप रुक जाइएगा। ध्यान रखिए हाई बीपी वाले पेशेंट इसको बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि गर्मी का समय बहुत ज़्यादा है अभी, तो गर्मी आपको और ज़्यादा बढ़ जाएगी, प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो भस्त्रिका प्राणायाम लंग्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है। ये एक उस तरह का योगा है विच एक्चुअली हेल्प्स योर लंग्स इमेंसली। आपकी लंग कैपेसिटी या लंग वॉल्यूम जिसको हम कहते हैं, इस प्राणायाम से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। तो अगर आप इसको करने लगे हैं और अगर आप इसको प्रॉपरली कर पा रहे हैं, आपको करते हुए चक्कर वगैरह नहीं आ रहा, तो आप इसको एट 1 स्ट्रेच, जैसे हम एक्सरसाइजेस में करते हैं कि 1 सेट, तो ऑलमोस्ट 21 ब्रेथ्स का 1 सेट आप हर बार करिए। जितना आप करेंगे, अगर आप कंफर्टेबली कर पा रहे हैं तो ये आपको उतना ही हेल्पफुल होगा। भस्त्रिका प्राणायाम करने के बाद हम जब कपालभाति प्राणायाम करेंगे तो इसमें उस वाले भस्त्रिका में हमने लिया भी था श्वास और छोड़ा भी था श्वास। इसमें से श्वास को छोड़ना है, लेने का काम अपने आप करेगा शरीर। आप एक बार देखिए, मेरे साथ अभ्यास कीजिए। आंखें बंद करेंगे, पूरा श्वास झटके से बाहर छोड़ना है। इसमें वही प्रक्रिया होगी जैसे मैंने आपको हाथ रख के बता रही हूँ कि पेट मेरा अंदर की तरफ जाएगा, श्वास मेरी पूरी बाहर छूटेगी, मुंह बंद रहेगा। दिव्यांशी जी ने हमको बताया है कपालभाति। कपालभाति भी अगेन लंग्स के लिए, बाकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइजेज है। ऑल्सो फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम इट इज़ अ ग्रेट एक्सरसाइज। उसी के साथ साथ जो शुगर वाले पेशेंट्स हैं उनको शुगर कंट्रोल करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने की, इसे नाड़ी शोधन क्रिया भी कहते हैं। हम राइट वाले हाथ से मुद्रा बनाएंगे, राइट वाले नोस्ट्रल को बंद करेंगे और अंगूठे के पास वाली अंगुलियां दोनों आप आज्ञा चक्र पे रखेंगे। जहाँ पे आप बिंदी करते हो वहीं पे लगा लीजिएगा। और इन दोनों हम ये क्रिया कर सकते हैं। ये वाली मुद्रा हम बनाएंगे, दोनों ये वाला काम आएगा हमारे दोनों हाथ की ये हथेलियाँ इस तरीके से। राइट वाले नोस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट वाले नोस्ट्रल से पहले पूरे श्वास को छोड़ेंगे धीरे धीरे। अभी मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपने कभी सुना होगा कि जब भी आप प्राणायाम करते हैं तो ये प्रक्रिया कभी नहीं करनी है। इतना धीमा और इतना गहरा सांस लीजिए कि आपके कान को भी नहीं सुनाई दे।
इतनी आराम से आपको लेना है। हमने ये मुद्रा बनाई है। राइट वाले नोस्ट्रल को बंद कीजिए, लेफ्ट वाले से पहले धीरे धीरे पूरा श्वास छोड़ दीजिए। फिर हम श्वास को गहरा लंबा श्वास लेंगे। होल्ड करेंगे, फिर राइट वाले नोस्ट्रल से छोड़ देंगे। फिर राइट वाले नोस्ट्रल से वापस लेंगे, होल्ड करेंगे, लेफ्ट वाले नोस्ट्रल से छोड़ देंगे। ये अभ्यास आपको मैं बहुत कम समय में करके बता रही हूँ। इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है, जो हार्ट पेशेंट हो, जिनको सर्जरी हो, जिसको अस्थमा हो, उन लोगों को होल्ड नहीं करना। जो मैंने बीच में प्राणायाम को होल्ड किया था, अंतः बंद जो मैंने लगाया था, वो आपको नहीं लगाना। मैम ने जैसे बताया था कि गले में खराश होना और ड्राई खांसी आना, उसके लिए हम कौन सा प्राणायाम करें। अब उसके लिए हम गले से जितने भी संबंधित है, हालांकि ये तो हमारे श्वास से साथ काम कर रहा है, उसके बाद हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम या उसके लिए करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। ऐसे प्राणायाम हैं जो हमारे गले और हमारे ब्रेन को रिलैक्स करेगा। उज्जयी प्राणायाम करने के लिए ये जो गले वाला एरिया है, उससे आवाज़ आएगी भंवरे की तरह। आप मुझे कोशिश कीजिए समझने की, इजीली आप समझ पाएंगे। मैंने क्या किया, अपने गले से अंदर की तरफ सांस को खींचा। इसमें आप जैसे स्टार्टिंग में करेंगे आपको खांसी आ सकती है जोर से, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पे हल्का सा सेंसर से स्टार्ट होता है तो हमें खांसी का अनुभव होता है और होएगी, बहुत तेज खांसी हो सकती है। आप थोड़ी देर होल्ड कर लीजिएगा और फिर से यही अभ्यास कीजिएगा। सो दिव्यांशी जी हमें बहुत ही अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट कर रही हैं कि हम कौन कौन से प्राणायाम कर सकते हैं और किस तरह करने चाहिए। तो उसी में मैं ऐड करना चाहूँगी कि जब हम अनुलोम विलोम की बात कर रहे हैं तो उससे लंग कैपेसिटी, ऑक्सीजनेशन तो इम्प्रूव होता ही है, उसके साथ आपके हार्ट का फंक्शन भी इम्प्रूव होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इम्प्रूव होता है और ये बहुत ही आपको इन जनरल रिकवरी में हेल्प करेगा। उसके बाद वो बात कर रहे थे उज्जयी प्राणायाम की। उज्जयी प्राणायाम स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है जिनको ऐसा लगता है कि गले में या लंग्स में बलगम अटका हुआ है और वो निकाल नहीं पा रहे। उसी के साथ पेशेंट जिनको थायराइड होता है उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ओम चैंटिंग करने के लिए आपको अच्छे से श्वास पहले भरना है, सिंपली, कोई पावरफुल नहीं करना, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने, ध्यान रखिएगा। ईजी, जितना बॉडी कहती है उतना ही करना है। हल्का सा फेस ऊपर करेंगे, आपका ध्यान आज्ञा चक्र पे होए जहाँ पे आप तिलक करते हैं। रिलैक्स। अभी मैंने जो आपको चैंटिंग बताई है, ये काफ़ी टाइप्स की होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार ओम, खाली ये सिंपल ओम है जो आप कोई भी अभ्यास कर सकता है। इसके बाद में आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप ओम चैंटिंग करें अच्छे से श्वास को भरो और ज़बरदस्ती नहीं करना कि हम और श्वास ले लें फिर ओम को लंबा खींचें। स्टार्टिंग में बहुत छोटा खींचेगा बट कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी और आप लंबा सांस लेते हुए आप अच्छे से लंबे तक बोल सकते हैं। इसको मैंने 3 बार करके बताया आपको कम से कम 5, 6, 7 जितना आपकी कैपेसिटी उतनी बार आप इसे रिपीट करते रहें। भ्रामरी प्राणायाम, ये आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छी है, गले के लिए भी बहुत अच्छी है। आप इसमें सिंपली बिना लॉक करे भी कर सकते हैं, बिना मुद्रा लगाए भी, और आप
लगा के भी कर सकते हैं। आपके हाथ के अंगूठे हैं, उससे आपको अपने कान बंद करने की, बाहर के वातावरण की जो ध्वनि है आपको नहीं सुनाई दे, आप अपने आप को सुनो। सिर्फ अपने अंगूठे से ये कान बंद करें, सिर्फ महाप्राण ध्वनि मैं का उच्चारण करना है और कुछ भी नहीं। ये दोनों हाथ अंदर की तरफ, अंगुलियां आंखों के ऊपर, सिंपल, खाली आपको मैं का उच्चारण करना है। रिलैक्स हो जाएंगे। मैं आपको इसलिए बार बार आंखें खोल रही हूँ क्योंकि मुझे आपको बताना है, इसलिए सिंपली आप जब प्राणायाम करने बैठेंगे, जब स्टार्टिंग आप करेंगे तब से आपकी आंखें बंद होनी चाहिए, और एंड जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं और ओम चैंटिंग करते हैं तब तक आपकी आंखें पूरी बंद होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि बाहर के वातावरण से और हमारा इतना खास कनेक्शन नहीं होता, तो हमारा ब्रेन इधर उधर नहीं जाता। आप जितना अपने आप पे ध्यान लगाएंगे उतना अच्छा प्राणायाम आप कर पाएंगे। ऑल्सो हम देखते हैं पोस्ट कोविड बहुत सारे लोगों को मेमोरी वीक होते जा रही है, या माइंड फॉगिंग जैसा उनको सिचुएशन रह रहा है, या एंग्जाइटी ज़्यादा रह रही है। तो उन पेशेंट्स के लिए ओम चैंटिंग, जैसे कि देवांशी जी ने उनको बताई, और भ्रामरी प्राणायाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ये आपकी मेमोरी इंप्रूव करता है, आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव करता है, इट रिड्यूसेस योर एंग्जाइटी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनमें भी ये हेल्प करेगा, अपार्ट फ्रॉम ऑल्सो हेल्पिंग आपकी ब्रीदिंग और आपके ऑक्सीजन लेवल्स और आपकी यूजुअल मसल स्ट्रेंथ से। तो हमें दिव्यांशी जी ने बताया है कि हम फर्स्ट वीक में कौन से प्राणायाम कंफर्टेबली कर सकते हैं। हाउएवर आप इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपको माइल्ड डिजीज़ है तो आप डिजीज़ होते हुए भी ये कर सकते हैं। आप जब कोविड से रिकवर हो जाएं, अगर आप इनको कंटिन्यू करेंगे तो भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और अगर आप मॉडरेट और सीवियर डिजीज़ से रिकवर कर रहे हैं तो आप जितना इनको कंफर्टेबली जितना कर पाएँ, बिना थके हुए, बिना एग्जॉस्ट हुए, बिना जब आपको चक्कर नहीं आ रहे, आप उतना ही करिए। अपने आप को हमें ज़्यादा पुश नहीं करना है, उस लेवल तक नहीं जाना कि हमारी तबीयत और बिगड़ जाए। तो जितना अपन कंफर्टेबली शुरू में कर पाएँ अपन को उससे शुरू करना है, और धीरे धीरे जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ेगी और आपको स्ट्रेंथ रीगेन करेंगे तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। तो वो चीज़ों का हमें स्पेशली ख्याल रखना है कि हम कंफर्टेबली जितना कर पाएँ उतना ही करना है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके उनसे कंफर्म कर सकते हैं। ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बाद में हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी है ताकि हमारी जो बॉडी की स्ट्रेंथ है वो डेवलप हो जाए। उसके लिए हम योग में क्या करेंगे, बेसिक आपको पहले स्टार्टिंग में कोई भी आसन फटाक से नहीं लगाना, आपको पहले बेसिक स्ट्रेचिंग करनी है। स्ट्रेचिंग हम या तो नीचे पैर से शुरू करते हैं या हाथों से कर सकते हैं, कहीं से भी आप कर सकते हैं। मैं नीचे डाउन फोल्ड में कर रही हूँ। आपको पहले रोटेशन करना है आपका, ये क्लॉकवाइज अच्छे से ईजी तरीके से कीजिए आप। पेशेंट खड़ा नहीं हो पा रहा तो मैं नीचे बैठने वाले भी आपको आसन बताऊंगी ताकि आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों करने। अगर आपने 5 टाइम क्लॉकवाइज किया है तो 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज भी आपको करना है। सेम ऐसे आपको दूसरे लेग से करना है। ये करने से आपकी लेग्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और आप में कभी अब अचानक अगर आप आसन करते हैं सीधे तो आपको आपकी मसल्स खिंच सकती है, तो आपको इंजरी हो सकती है। इसलिए हमेशा ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको करनी ही चाहिए। ये स्ट्रेच किया, आपको फुली पॉइंटेड बनाना है अपने को, अप देन डाउन। अभी आप ऐसे खड़े नहीं हो सकते, आप किसी भी वॉल का सहारा ले लीजिएगा, इजीली आप ये खड़े हो जाइएगा। इसे रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और जिनके जॉइंट्स पेन हो रहे हैं वो भी ये एक्सरसाइज करेंगे तो उनको 2-3 दिन में तो थोड़ा पेन बढ़ेगा, बाद में ये पेन आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन जब आपका पेन बढ़ना शुरू हो जाए तो आपको ये नहीं करना कि हम अभी छोड़ देंगे। इतना पेन भी हो सकता है कि आपको लगेगा कि अभी हमसे खड़ा नहीं हुआ ज़्यादा, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना, क्योंकि वो टाइम आता है आपका स्ट्रेंथ चेक करने का। ईजिली जिनके नी में प्रॉब्लम है वो भी ये वाला चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। आपको पीछे जिनको नहीं है नी पेन वो पूरा टच करें हिप्स के अच्छे से। देन आपको जब जिनको अगर नी का प्रॉब्लम है वो हल्का सिर्फ 90 तक इतना उठाएं, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन नी को उसको मूवमेंट देते रहें।
पलट लीजिए, इजी ऊपर टच चेस्ट पे। इससे आपके पेट की चर्बी भी कम होएगी और आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। इजी। हमें हल्का दोनों पैरों में गैप करना है, कमर पे हाथ और हल्का लाइट रोटेशन। बहुत ही इजी है ये स्ट्रेचिंग, और ये आपको सबसे पहले योग अभ्यास करने से पहले आपको ये करनी पड़ेगी। क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। इसमें अपर बॉडी का कोई मूवमेंट नहीं है, सिर्फ लोअर में। आप ऐसे पुश करेंगे, देन डाउन, कीप अप, डाउन, चेंज। मैं आपको 1 या 2 बार करके बता रही हूँ, आपको ये काफ़ी टाइम बाय करने, कम से कम 10 बार तो आपको करना ही है। अब ये वाली चीज़ आप चेयर पे बैठ के आराम से कर सकते हैं। चेंज। आप अच्छे से दोनों हाथ, आपका फेस नहीं दिखना चाहिए, और इसमें आपकी लंग्स की पावर बहुत अच्छे से बढ़ेगी, क्योंकि चेस्ट के लिए ये स्पेशली आप देखेंगे इसमें सांस की भी प्रक्रिया मैं आपको बता रही हूँ, खोल रहे हैं। ये आपका चेस्ट आपका ऐसे खुल रहा है, तो आपको सेम सांस जब आप ओपन करेंगे फिर छोड़ेंगे, लेंगे, रिलैक्स। ये आपकी, इसके साथ प्राणायाम भी आपका हो रहा है, और आपका ये शोल्डर वाला अपर बॉडी जो आपकी है वो अच्छे से, आप पीछे से देखेंगे पूरा अच्छे से लॉक हो रही है। तो आप अच्छे से, आपका चेस्ट पूरा ओपन हो रहा है, फिर अंदर जा रहा है, फिर पूरा ओपन हो रहा है। ये एक्सरसाइज तो आपको बैठ के भी करनी ही है। जब भी आप सुबह उठें तो इजीली आप ये कर सकते हैं। दोनों हाथों कैसे करेंगे, ये भी आपके चेस्ट के लिए है, काफ़ी इफेक्टिव होगी। सिर्फ सांस को छोड़ना है। जब आप छोड़ेंगे तो आप जब वापस लाएंगे तो आप सांस को भरेंगे। रिलैक्स। अभी जो आपने ये किया, ये आपको ज़्यादा पावर से नहीं करना है, ध्यान रखिए, आपको झटका नहीं मारना, इजी वे में करना है। कोरोना में मतलब इतना ज़्यादा आप लंबे समय तक बेड पे या ज़्यादा एक्टिविटी ना करने से आपका ये वाला एरिया पूरा लॉक हो जाता है। उसको इजी बनाने के लिए, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ। पूरा सांस छोड़ेंगे, ध्यान रखिए सांस को होल्ड नहीं करना, सिर्फ छोड़ना, फिर नॉर्मल सांस चलेगी आपकी। अब मैं अपने पैर की अंगूठी देख रही हूँ इजीली, और पूरा सांस छोड़ देना है मुझे। सिंपल, जो सांस मेरा चल रहा है मैं वो ही ले रही हूँ। अब जब आप ऊपर देखेंगे, ऊपर स्ट्रेच करना है, आपके नेक को पूरा ऊपर स्ट्रेच करना है। ये आपके गले के विकार भी दूर करेगा। ऊपर देखना है, आंखें बिल्कुल बंद नहीं करनी है। सांस छोड़ेंगे, रिलैक्स। अभी आपको सांस की समझ में नहीं आ रही होगी कि मैम हमें लेना है या छोड़ना है, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप क्या करेंगे, आप कुछ मत करिएगा, आप सिंपली ये रोटेशन शुरू कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा आपको इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप सांस को इजी नहीं ले पा रहे, छोड़ रहे, नहीं समझ में आ रहा, तो सिर्फ आप स्टार्टिंग कीजिए, अपने आप धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा कि सांस लेना। ध्यान रखिए, जब भी हम टर्न करेंगे सांस छोड़ेंगे, जब आप सामने आएंगे सांस लेंगे, ईजी है। और ध्यान रखिए, जिनको सर्वाइकल है वो लोग नीचे झुकने वाला बिल्कुल नहीं करें। अब जैसे मैंने आपको बेसिक स्ट्रेचिंग बताई है, अभी हम अगर खड़े नहीं हो पा रहे लंबे समय तक, या हमें लगता है हम खड़े नहीं हो सकते, आपने लेग की एक्सरसाइज की, सडनली आप चेयर पे बैठ जाइए, इजी। और जो भी मैंने आपको ये सारे रोटेशन और ये सब बताए, आप बैठ के कर सकते हो आराम से। नेक की पूरी एक्सरसाइज आप बैठ के कर सकते हो। स्ट्रेचिंग के बाद में हम आसन शुरू करते हैं। सीधा आसन कभी नहीं करते, बॉडी को थोड़ा वार्म अप करना पड़ता है। उसके लिए हम पहले हम स्ट्रेचिंग करेंगे। उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ ताड़ासन। ताड़ासन खड़े होके भी किया जा सकता है। बेसिकली खड़े होके ही करते हैं, लेकिन अगर आप में वीकनेस बहुत ज़्यादा है तो हम उसका बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं, वो इस तरीके से। आप चेयर पे बैठ जाइए आराम से, बैक आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। बैक को आप कभी भी रोल करके नहीं बैठे, बैक जितनी स्ट्रेट होएगी उतना आपको ज़्यादा ईजी और आपको कंफर्ट लगेगा। सांस लेते दोनों हाथ आप आराम से ऊपर लेंगे, फिंगर लॉक और हील स्ट्रेच। बॉडी, अपर बॉडी स्ट्रेच होएगी, लोअर बॉडी में तो हम क्या ज़्यादा मूवमेंट दे नहीं रहे, लेकिन आप इसका हल्का फ़ायदा आराम से ले सकते हैं। ऊपर स्ट्रेच करके जितनी देर आप रोक सकते हैं, फिर धीरे से वापस पूरा सांस छोड़ते हुए। आप जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो ध्यान रखिए, आपको सांस को रोकना नहीं है, होल्ड नहीं करना। जब मैं कहूँ तभी ही आपको होल्ड करना, होल्ड किसी भी हालत में नहीं करना। इजीली सांस आपने लिया,
सामान्य श्वास आपका चलेगा और फिर पूरा श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये आपको कम से कम 3 या 5 बार आपको रिपीट करना चाहिए ताकि आपकी ये लंग्स वाला स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाए और फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाए बॉडी में। सेकंड हम आसन करेंगे, श्वास लेते दोनों हाथ ऊपर अच्छे से, और आपको अपने चेस्ट को पूरा ओपनली करना है जितना, और पीछे की तरफ देखना है। इसमें आपकी चेस्ट की कैपेसिटी बढ़ेगी, आप में स्ट्रेंथ होगी, बैक आपकी फ्लेक्सिबल होगी। आपको ध्यान रखना है, आंखें किसी भी हालत में आपको बंद नहीं करनी है, खोल के रखना है। इजी, रिलैक्स। अगर आपको बहुत ज़्यादा लेग्स में पेन है या पूरे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है कि आप खड़े होकर चेयर पे भी कोई आसन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इजीली अपने बेड पे लेटिए और जो आसन मैंने आपको करके बताएं ऐसा अपने कोई भी क्वेश्चन ले लीजिएगा और बीच में जहाँ पे आपका जॉइंट है वहाँ पे रख लीजिएगा और अंदर की तरफ पुश कीजिएगा। इसमें आपके लेग्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका नी पेन ख़त्म हो जाएगा और अंदर की तरफ अच्छे से पुश कीजिए। फिर आप बाहर की तरफ स्ट्रेच कीजिए और अंदर की तरफ। ये अभ्यास करके आप लेग्स का पेन ख़त्म कर सकते हो और इसमें स्ट्रेंथ भी ला सकते हो। अब सडनली आपको करना क्या है, बैक आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। सिंपली आपको टच कीजिए, ये आपकी बैक की ट्विस्टिंग हो जाएगी। ये स्टार्टिंग है जिन लोगों को करना है, उसके बाद आपको हल्का बैक ट्विस्टिंग करनी है, अपर बॉडी ट्विस्टिंग लाइट। बॉडी में स्ट्रेंथ लाने के लिए आपको ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के साथ साथ आपको फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब आप ज़्यादा रनिंग वॉक कर नहीं सकते, तो उसके साथ साथ आपको आसन का अभ्यास भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। रिलैक्स। आप लाइटली बटरफ्लाई पोज बना सकते हैं। नी में जिनको दिक्कत हो वो लोग ये नहीं करें, जितना आप कर सकते हैं। रिलैक्स। सिंपली आप इतना पुश करने, ज़बरदस्ती नहीं करना, जितना आप कर सके उतना आप करें और सिंपली हाथ ऊपर की तरफ थोड़ी देर होल्ड करें। रिलैक्स। जैसे 3rd वीक आपका स्टार्ट होगा तो आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, आप अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए साथ साथ एक्सरसाइज में भी आपको डेवलप करना पड़ेगा। सिंपली आपको एक एक पैर को ऊपर उठाना है और नीचे रखना है, दूसरे पैर को आप, या आप होल्ड कर सकते हैं। जैसे 5 काउंट किया आपने, 1 2 3 4 5, देन डाउन अगेन 1 2 3 4 5। ये आपको इजीली करना है और दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए। जितना हो, ज़बरदस्ती आपको नहीं करना, सिंपली आपको अपना पेट ऊपर की तरफ, जितना आप कर सके। रिलैक्स। ये आपकी बैक को फ्लेक्सिबल बनाएगा, स्ट्रेंथ देगा। लास्ट मैं आपको करा रही हूँ भुजंगासन। सिंपली आपको लेटना है और सांस लेते हुए ऊपर की तरफ को प्रभु। बस जितना आप हो सके, कोई दिक्कत नहीं है, हमें एक्स्ट्रा नहीं करना, जितना सिंपली आप कर सकते हैं। फिर आप सांस छोड़ेंगे, नीचे जाएंगे, आराम से आप पैरों में गैप कर लीजिए और इजी। ये आसन आपकी जो बैक में पेन हो रहा है उसे भी ख़त्म करेगा और जल्दी से जल्दी आपकी रिकवरी आएगी बैक के लिए। जैसे सिंपली आप जो आसन आपने वो किया, वो आप एक पैर को उठाइए और रिलैक्स, फिर एक पैर को उठाइए, रिलैक्स। मैंने ऑल ओवर आपको सारी स्ट्रेचिंग एंड आसन्स बताएं। अगर आप इसका अभ्यास करेंगे तो आप में स्ट्रेंथ आ जाएगी। उसके बाद आप और भी आसन से बढ़ा सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। थैंक यू। सो जैसे कि दिव्यांशी जी ने हमें सारे एक्सरसाइजेस बताए हैं, पहले हमने प्राणायाम डिस्कस किए और उसके बाद हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो वो बता रहे थे। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको रिकवरी में शायद बहुत ज़्यादा टाइम लगा हो या जिनको बहुत एक्सट्रीम वीकनेस आ जाती है, क्योंकि दवाइयों की वजह से, इलनेस की वजह से कई बार जो हमारे पैरों की मांसपेशियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, या इवन शोल्डर्स की। तो अगर वो ये सारी एक्सरसाइजेज उठ के नहीं कर पा रहे, तो जैसे कि उन्होंने डेमॉन्स्ट्रेट किया, वो ईज़िली चेयर पे बैठ के या बेड पे बैठ के भी शुरुआत कर सकते हैं और जैसे जैसे वो अपनी स्ट्रेंथ रीगेन करें फिर वो उसको खड़े होके या बैठ के उस तरह से करना स्टार्ट करें। बट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो स्टार्ट करें, क्योंकि जिस भी चीज़ को हम यूज़ नहीं करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ रिकवर नहीं होगी। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप
इसको चाहे थोड़ा थोड़ा एफर्ट करके जितना आप इजीली कर पाए, मल्टीपल टाइम्स इन अ डे थोड़ा थोड़ा करके। इसके अलावा जैसे उन्होंने कहा कि जैसे पैर के नीचे आप जो नी जॉइंट के नीचे तकिया रख के उसको प्रेस करने वाली जो एक्सरसाइज है, उसी तरह आप छोटा सा एक स्मॉल टावल का रोल बना के भी नीज़ के बीच में रख के उसको भी प्रेस करने की एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये सारे एक्सरसाइजेज आपके लेग्स मसल्स को स्ट्रेंथन करेगी। जिनको बहुत ही ज़्यादा वीकनेस है और वो अपने उंगलियों को भी नहीं मूव कर पाते, ऐसे पेशेंट्स के लिए हम बोलते हैं कि आप उन्हें स्ट्रेस बॉल ला दीजिए और वो उसको दबाने की कोशिश करते रहें, तो ग्रेजुअली जो है स्ट्रेंथ रिकवर होगी। एकदम से नहीं हो सकती, बट वो ग्रेजुअल रिकवरी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम वो एक फर्स्ट इनिशियल स्टेप लें, क्योंकि कोविड के बाद रिकवरी में टेक अ लॉन्ग टाइम। तो हिम्मत नहीं हारनी है, वी हैव टू कीप पॉजिटिव थॉट्स। फैमिली को, जो क्रॉनिक केयर गिवर्स हैं, उनको इन सब चीज़ों में बहुत इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली पेशेंट को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि हमने शुरू में ही कहा था कि डाइट का स्पेशल ख्याल रखिए, क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए। अदरवाइज वी एट नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रन अ पोस्ट कोविड रिकवरी प्रोग्राम, जहां हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, डाइटिशियन भी हैं और सारे सुपर स्पेशलिस्ट आपकी सर्विस में हैं। थैंक यू।